नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ कोडवाड़ी अकेडमी में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था भारत की प्रमुख सभ्यताएं, जिसमें ये आज की हमारी 5वीं क्लास रहने वाली है। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एवं उसके प्रमुख सभ्यता स्थल एवं महत्वपूर्ण स्थल देख चुके थे। भारत में भी इसके स्थल एवं पंजाब अफगानिस्तान में इसके प्रमुख कौन कौन से स्थल एवं उनकी विशेषता देख चुके थे, और आपको ये भी बता दिया था कि भारत में कौन कौन से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल है जो हमें याद रखने हैं। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे आप कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी अन्य भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न हम ऐसे तो लिखित रूप में लिख के आए, लेकिन यहाँ से कई आपको फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं परीक्षा में। पहला ही प्रश्न देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर किस प्रकार देखा जा सकता है? तो विश्व की सबसे विकसित सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशिष्ट विशेषता हैं। विश्व की सबसे विकसित सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषता में देखने को मिलती हैं। कौन कौन से? एक तो नगर नियोजन, दूसरी है जल निकासी प्रणाली। अब हम पहले देखते हैं सभ्यता का नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली। ठीक है, ये किस प्रकार हमें देखने को मिलती है? तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी एक डायग्राम है, लेकिन फिर इसको हमने भाषा में भी कन्वर्ट किया, वो पीछे देखेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये इनकी सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें। ठीक है, इसी कारण इसे जाल पद्धति या शतरंज पैटर्न या ग्रिड सिस्टम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सड़कें एक दूसरे को शतरंज के अनुसार काट रही है, इसलिए इसे जाल पद्धति या शतरंज क्रिया ग्रिड सिस्टम के आधार पर कहा जाता है। ठीक है, वहीं इसमें नगर में प्रवेश के लिए कहाँ से किया जाता था? उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम कहाँ से किया जाता था? तो उसके लिए कोई प्रवेश द्वार तो होना चाहिए। तो सिंधु घाटी में नगर प्रवेश के लिए सदैव पूर्वी सड़क दिशा का प्रयोग किया जाता था, यानी पूर्व दिशा से सड़क नगर में प्रवेश किया जाता था। सड़कें सदैव समकोण पर काटती थी। जैसे आपने कहा ना कि उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को समकोण सड़कें जाती थी, अर्थात जहाँ पे सदैव समकोण पर सड़कें काटती, यानी उत्तर से दक्षिण ये सड़क गई है, वही पूर्व से पश्चिम ये सड़क गई है, तो यहाँ पे हमें समकोण पर काटते हुए दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखते तो सड़कें जहाँ पे काटती थी वहाँ चौराहे का निर्माण होता था, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहते हैं। जहाँ पे चौराहे का निर्माण होता था उसे क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस। इनके किनारे संभवतः हाट बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगा हुआ होता था। ये अनुमान है हमारा, क्योंकि ये सभी तो पूरे अनुमान पे ही चल रही है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे कोई ऐसे कोई ठोस साक्ष्य नहीं जिनके बारे में हम आपको बता सकते हैं। आगे देखते तो सड़कों के किनारे सड़कों के किनारे हमें अवरुद्ध नालियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये सड़क है, इसके किनारे हमें नालियाँ देखने को मिलती हैं। हमें नालियाँ किससे बनी होती थी? पक्की ईंटों से निर्मित होती थी एवं प्लस ढकी हुई होती थी। नालियाँ हमेशा पक्की ईंटों से बनी होती थी एवं ढकी होती थी। अब ये नालियाँ किस साइड होती थी? तो ये पूर्वी दिशा में होती थी, अर्थात पूर्व पश्चिम की दिशा में हमेशा सदैव होती है। अब इस नालियों को अवरोध को रोकने हेतु चौक पीट या चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। नालियों में जो कचरा वगैरह है उसको रोकने के हेतु किसका प्रयोग किया जाए? चौक पीट या चैम्बर। अर्थात वर्तमान समय में देखें तो सिविल गड्ढे देखने को हमें देखते हैं, जहाँ जिसे हम कहते हैं तो गटर अवरोधक के रूप में। वहीं आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों में किस प्रकार निवास करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा उनका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा से नगर में प्रवेश करता है, इसलिए इनका नगर भी एक कतार में होती थी। ठीक है, ये सभी नगरों में घरों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये मुख्य सड़क पर ना खुल के गलियों के दरवाजे घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। वही हमने पूरी सभ्यता देखी, वही हमें अपवाद कहाँ पे देखने को मिलता है? लोथल, जहाँ दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने तो इससे थोड़ी देर पहला पढ़ा था कि नालियाँ
पक्की ईंटों से निर्मित एवं ढकी हुई होती हैं। अब इसका अपवाद हम कहाँ से देखने को मिल रहा है, तो बनावली से, क्योंकि इसमें यहाँ से पूर्णतः नालियों का अभाव पाया गया। वही कालीबंगा से लकड़ी की तथा एवं खुली नालियाँ देखने को मिलती। ये अब सिंधु घाटी सभ्यता की नाली व्यवस्था का अपवाद है। अब पूर्वी सड़क जो मुख्य सड़क होती थी, जो प्रथम सड़क कहलाती थी। अब ये तो हमने डायग्राम के रूप में देखा, अभी उसको अपने लैंग्वेज में किस प्रकार देखते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो सभ्यता में सड़कें सदैव उत्तर से दक्षिण चलती थी तथा नगर में प्रवेश पूर्व सड़क या पूर्व दिशा से होता था, जिसे मुख्य सड़क कहते हैं, जो हमने आपको पहले मैंने बता दिया है। सड़कें हमेशा समकोण पर काटती थी एवं वहाँ पर चौराहा बनता था, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस या चेम्सफोर्ड सर्कस कहते हैं, तथा इसके किनारे हाट बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगता था। हाट बाजार यानी जिस किसी हम जयपुर वगैरह जाते तो हमें कोने में देखने को मिलती है बाजार, उसे हाट बाजार के रूप में देखा जाता है। सड़कों के दोनों ओर आवास मिलते हैं तथा इनका मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलता था। वही अपवाद देखे तो लोथल, जहाँ दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं। सड़क के दोनों ओर नालियाँ होती थी जो पक्की ईंटों से निर्मित व ढकी हुई होती है। वही नालियों का अपवाद देखे तो बनावली से नाली व्यवस्था का पूर्णतः अभाव देखने को मिलता है। कालीबंगा से लकड़ी की तथा खुली नालियाँ प्राप्त होती हैं हमें। आगे देखें तो अवरोधक रोकने हेतु चौक पीट या चैम्बर का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन एवं जाल पद्धति शतरंज पैटर्न या ग्रिड सिस्टम पर के आधार पर हमें दिखाई देता है। सभ्यता के सभी नगरों दो भागों में बटे हुए थे। एक तो पूर्वी टीला या निचला नगर, जहाँ पे जन सामान्य लोग निवास संभवतः करता था। एक आता है पश्चिमी टीला, ये दूर टीला था या गढ़ी क्षेत्र कहलाता था। यहाँ विशिष्ट जन निवास हमेशा सदैव निवास करता था। यहाँ पे अपवाद देखें तो धोलावीरा से हमें एकमात्र नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। वही आगे देखें तो लोथल एकमात्र नगर है जो एक ही स्थल खंड में बटा हुआ दिखाई देता है। धोलावीरा को तो हमने देखा कि ये 3 भागों में बटा हुआ है। वही लोथल हमें सिर्फ एक भाग में बटा हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते तो सभ्यता के सभी नगर 2 भागों में बटे हुए थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, जो हमने आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूर्वी टीला को निचला नगर या जन सामान्य या नगर टीला भी नाम से जाना है। पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला, गढ़ी क्षेत्र या विशिष्ट जन आवास के नाम से जाना था। अपवाद देखें तो धोलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। लोथल एकमात्र स्थल था जो एकमात्र स्थल खंड में बसा हुआ था। इसी के साथ दोस्तों हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन जल निकासी प्रणाली का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के मूर्ति शिल्प पर प्रकाश डालिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर किस प्रकार रहेगा, तो हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार की मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी होती है, तो पहले आती है कांस्य की मूर्ति, दूसरी आती है पाषाण मूर्तियाँ, तीसरी आती है मृण मूर्तियाँ या टेराकोटा की मूर्तियाँ। कांस्य मूर्ति में देखिए तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल अर्थात कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती हैं। वही दूसरी देखें तो कांस्य निर्मित वसभ मूर्ति जो हमें कालीबंगा से देखने को मिलती हैं। वही कांस्य ताम्र निर्मित रथ जो रथ को खींचता हुआ मानव, ये हमें देमाबाद से देखने को मिलती हैं। कांस्य ताम्र निर्मित वृषभ, हाथी, गेंडा मूर्तियाँ, ये हमें देमाबाद से देखने को मिलती हैं। इन दोस्तों हमने कांस्य की निर्मित मूर्तियों को हमने शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि इससे पहले हमने ये सभी साक्ष्य हम वहाँ पे डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। आगे अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण वीडियो। अगर देखते हैं तो पाषाण की मूर्तियाँ, पाषाण की मूर्तियों के हमें साक्ष्य कौन कौन से देखने को मिलते हैं, पुजारी या योगी का सिर जो हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि उनके ऊपर एक चद्दर है जो नींबूनुमा आकृति में बनी हुई है तथा उनकी दाढ़ी ऐसे व्यवस्थित है, तथा उनमें दाढ़ी के अंदर एक डिजाइन की, उनकी बिना मूछे, उनके होठ बड़े मोटे हैं और उनका ध्यान की मुद्रा में जिनकी आंखें नाक के मध्य केंद्र पर केंद्रित की हुई है। ये तो पुजारी या योगी सिर की विशेषता हो गई। अब देखते तो ब्लैक स्टोन डांसिंग गर्ल अर्थात काला पत्थर निर्मित नर्तक जो हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। इसे जॉन मास्टर ने नटराज की संज्ञा दी थी।
आगे देखते हो शीरविन मानव दृढ़ मूर्ति कहाँ से हमें प्राप्त मिलती है, तो हड़प्पा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये मैंने आपको नहीं बताया था, यहाँ पे आपको बता दिया। शीरविन मानव दृढ़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, हड़प्पा से। ये पूछा भी जा चुका है प्रश्न एग्जाम में। आगे देखते तो नर्ण मूर्तियाँ या टेराकोटा मूर्तियाँ, पकाई गई मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ या मोर या फिरगिन को मूर्तियाँ या टेराकोटा कहते हैं। उदाहरण के लिए हमें एग्जाम्पल कहाँ से देखने को मिलती है नर्ण मूर्तियाँ टेराकोटा की साक्ष्य, तो पशुपतिनाथ शिव की मोर जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जिसमें हम उसकी हमने विशेषता सभी प्रकार से देख चुके हैं। प्राप्त नर्ण मूर्तियों को 71% पशु पक्षियों की प्राप्त होती है। जितनी भी हमें नर्ण मूर्तियाँ मिली उसमें 71% पशु पक्षियों की प्राप्त होती है। इसमें 50% से अधिक एक संगी बैल की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है। एक संगी बैल यानी जिसकी एक सीट बना हुआ है उसे एक संगी बैल कहते हैं। सभ्यता का सबसे पवित्र पशु भी एक संगी बैल को माना गया है। वहीं आगे देखें तो 29% मानव मूर्तियाँ मिलती है, जिसमें से केवल 2/3 केवल मात्र शक्तियों की मूर्तियाँ मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। इसी के साथ दोस्तों हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख मूर्तियों की विशेषता या मूर्ति शिल्प की विशेषता हो गई। आगे देखते हैं तो अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि को स्पष्ट कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक अपठित है, अभी इसे तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1853 में। और किसने की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। कहाँ से की, तो हड़प्पा से प्राप्त वृषभ मुहर के आधार पर इसने की थी। ये कैसी लिपि है, तो भाव चित्रात्मक लिपि है या चित्राक्षर लिपि है। इसे बुस्ट्रोफेदेंस लिपि या सर्पिलाकार या गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये दाई से बाई तथा अनवरत बिना रुके बाई से दाई चलती रहती है, अर्थात दाई से बाई फिर बाई से दाई ऐसे चलती रहती है, अर्थात सांप के अनुसार ये चलती रहती है, वह बिना रुके चलती है। ये ओवरलैपिंग अक्षर अर्थात अक्षर के ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं, अर्थात जैसे जिस प्रकार छोटे बच्चे विद्यालय में लिखते हैं जब शुरुआती दौर में होते थे वैसे ऐसे ऊपर लिखे हुए, इसीलिए इसे कहते हैं ओवरलैपिंग अक्षर या अक्षर के अक्षर ऊपर लिखे हुए इस लिपि को हमें दिखाई देती है। इस लिपि से कुल 64 मूल चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं तथा 250 से 400 तक के अक्षर प्राप्त हुए हैं। यानी 64 तो मूल चिन्ह है, जैसे कि हम ABCD वगैरह पढ़ते थे 26 में मूल चिन्ह दिखाई देते, उसी प्रकार 64 तो मूल चिन्ह है। 250 से 400 इसके अक्षर प्राप्त हमें होते हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त अक्षर हमें मछली नुमा अर्थात एक मछली के समान दिखाई देता है तथा सर्वाधिक प्रयुक्त आकृति में यू अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला का यू हमें जैसा दिखाई देता है। अब इसे किसी न किसी व्यक्ति पढ़ने की कोशिश तो की होगी, तो पढ़ने की कोशिश वेडन महोदय ने की है, जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता हैं, नटवर ने किए हैं। आगे देखते तो मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज के प्रोफेसर मिस्टर रेवेंडर ने एरेंस ने इसे तमिल लिपि से संबंधित माना है तथा बाय से दाई पढ़ने का दावा किया है। सभ्यता का सबसे बड़ा सूचना पट 26 जिप्सम के अक्षर का युग धोलावीरा से हमें प्राप्त होता है, जो अभी तक के सबसे बड़े अक्षर देखने को हमें मिलता है। इसी के साथ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमारे समाप्त होती है। अगला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूरों पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछा जा सकता है चाहे कॉलेज की एग्जाम दो या किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम दो, वहाँ से यहाँ से या फिर तो आपको डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा या फिर प्रश्न पूछा जाएगा। सिंधुवासी मोहरों का इस्तेमाल या मुद्रांकन थप्पे के रूप में किया था, अर्थात थप्पे के रूप में जैसे कि कोई चीज़ पिघलाकर उसके ऊपर थप्पा मारना, वैसे मुद्रांकन या थप्पे के रूप में करते थे। सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी या कांचली मिट्टी से बनी हुई देखने को मिलती हैं। यहाँ से ताम्र मोहरें भी हमें देखने को मिलती है। ताम्र मोहरें जो तांबे से बनी हुई होती हैं, जिनका इस्तेमाल बावजूद यानी पहचान पत्र या ID कार्ड के रूप में होता था। ताम्र मोहरें इनका प्रयोग हमें ID कार्ड जैसे जिस प्रकार कॉलेज में हम जाते तो हमें एक ID कार्ड दिया जाता है, उसी प्रकार मोहरों का ID कार्ड के रूप में प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में कुली के रेलवे में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस प्रकार रेलवे में कुली के यहाँ पे हाथ के ऊपर जो बिल्ला लगा होता है उसके ऊपर जो मोहर छपी होती है उसे अपनी पहचान के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इसका भी प्रयोग किया जाता था।
सभ्यता के कुल 4 प्रकार की मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। अधिक से कम की ओर ये दिया हुआ है पहले से ही। तो हमें सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार या चौकोर मोहर प्राप्त होती हैं, जिसके ऊपर अक्षर प्राप्त होते हैं। वही चित्र के रूप में यू में देखने को मिलते हैं। दूसरी आती है आयताकार मोहरें, जिसमें केवल चित्र यू का आकार हमें देखने को मिलता है। दूसरी आती है गोलाकार या वृत्ताकार, या तो अक्षर दिया गया होगा या फिर इसका चित्र दिया गया होगा मोहर के ऊपर। आगे देखते हैं तो विदेशी मुद्रा, जो एक बेलना का, यानी हमारे जो अभी वर्तमान समय में घर के अंदर जो बेलन था उसके समान ये मोहर हमें देखने को मिलती है, जिस पे विदेशी किसी देवता या किसी प्रकार का चिन्ह बना हुआ होगा। सभ्यता से अभी तक लगभग 3000 मोहरें मिल चुकी हैं, जिसमें से 38% मोहरें अकेले मोहनजोदड़ो से एवं 19% मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से, एवं उससे कम कहाँ से मिली? तो हड़प्पा से। हड़प्पा की अधिकतर मोहरें चित्रित मोहरें हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा मोहरों से संबंधित प्रश्न भी हल होता है। आगे देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांडों पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं एक रफली डायग्राम के रूप में हमने एक मृद भांड बनाने की कोशिश की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग इसके चैम्बर दिए गए हैं, अलग अलग डिजाइन की इसके ऊपर की गई है। जैसे कि कोई डिजाइन की गई है, साकिया बना हुआ है, साटिया बना हुआ है, या अन्य कोई चीज़ बनी हुई है। अब इसकी भी है तो मृद भांड कुम्हार की छाक पर निर्मित एवं लाल रंग के होते थे। यानी यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के हमें बर्तन किस प्रकार देखने को मिलते हैं? तो ये लाल रंग के थे तथा इनके ऊपर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी, इसलिए इसे लाल एवं काले मृद भांड कहा जाता है। मृद भांडों पर ज्यामितीय स्वास्तिक चिन्ह, पशु पक्षी, पुष्पलता तथा मानव आकृतियों का अंकन किया गया, जो हमने आपको पहले बता दिया। रफली डायग्राम के रूप में पहले आपको बता दिया कि ये मृद भांड है, जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार की डिजाइन की है, जैसे पशु पक्षी हैं, लताएँ हैं, स्वास्तिक हैं, ज्यामितियाँ, कई प्रकार की आकृतियाँ की गई। टोटीदार एवं छिद्रकार मृद भांड सभ्यता की विशेष देन थी। यानी टोटीदार, छिद्रदार, यानी जो पकड़ने का आता है ना ऊपर का गोल कड़ा, उसे टोटीदार एवं छिद्रदार, जो हमें वर्तमान समय में हर किसी घर में एक मटके के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो नल लगा होता है उसे छिद्रदार या अलग अलग छिद्र किए गए मृद भांड की विशेषता पहले समय से दी है। आगे देखते तो अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति पर लेख लिखिए। आर्थिक स्थिति को लेख लिखना है। पहला आता है पशुपालन। बैल सबसे उपयोगी पशु यातायात एवं कृषि के दोनों में काम में लिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल को सबसे उपयोगी पशु मानते थे, जो यातायात एवं कृषि में दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता था। भैंस एवं भैंसा पालन की साक्ष्य उपलब्ध हैं। कहाँ से हमें देखने को मिलता है? भैंस और भैंसा पालन के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। वही रोजड़ी से हाथी पालन के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। घोड़ा सभ्यता का पालतू नहीं था, लेकिन केवल 3 जगहों से इसके साक्ष्य मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का पालतू पशु था या नहीं था, लेकिन पालतू पशु नहीं था। इसके समय सिर्फ 3 जगह से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पहला आता है मोहनजोदड़ो, दूसरा आता है सूटखोरड़ा, दूसरा आता है लोथल। अब इन सभ्यता से भी कौन कौन से साक्ष्य मिले ये भी इन्होंने पूरी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं गाय एवं ऊँट का। तो ना तो चित्रांकन मिलता है और ना ही कोई मूर्ति मिलती है। विशेष वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, गाय का एवं ऊँट का ना तो कोई चित्र मिलता है, ना इनकी कोई मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। सभ्यता के लोग शेर से अपरिचित थे। किससे परिचित थे? शेर से। अब आगे देखते हैं तो कृषि, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति पर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य कृषि रबी की फसल की जाती थी। चावल की कृषि के साक्ष्य भी हमें लोथल, रंगपुर से हमें देखने को मिलते हैं। वही जला या भुना हुआ चावल हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। सरसों एवं तिल का ढेर कहाँ से देखने को मिलता है? तो ये हमें बनावली से देखने को मिलता है। गेहूँ जो कि किसमें मेहरगढ़ से देखने को मिलती है। हल्की आकृति का बना खिलौना बनावली से प्राप्त होता है। हल्के नमूने चोलिस्तान एवं कपास की कृषि के लिए प्रथम साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। इस आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति में कृषि एवं पशुपालन को देख चुके हैं। आगे देखते हैं तो उद्योग एवं शिल्प कला।
इनका मन का उद्योग के साक्ष्य में बालाकोट, चौंदड़ो, लोथल, सूत कोतरा से देखने को मिलता है। मन का उद्योग के साक्ष्य बालाकोट, चौंदड़ो, लोथल एवं सूत कोतरा से हमें देखने को मिलते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे, उद्योग एवं शिल्प। वस्त्र उद्योग कपास या सूत एवं सूती वस्त्र सभ्यता की दुनिया की सबसे बड़ी देन थी। यानी वस्त्र उद्योग एवं कपास सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे बड़ी देन थी। गीली मिट्टी पर सूती कपड़े के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े में लिपटा उस्तरा हमें कालीबंगा से। रंकाई कोन लोथल से। चित्र या प्रिंटेड वाले वस्त्र भी में सभ्यता की देन है। जो हम वर्तमान समय में प्रिंटेड वाले शर्ट वगैरह पहनते हैं, ये सभ्यता की देन है। आगे देखते तो आभूषण उद्योग। सर्वाधिक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री हमें चौंदड़ों से मिलती है। चांदी के 2 मुकुट कुनाल से प्राप्त होते हैं। गहनों से लदी पदी स्त्री जो हमें पन्ना से प्राप्त होती है। इसके अंदर पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्योग शिल्प किस प्रकार से था, हमें वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आगे देखते तो व्यापार एवं वाणिज्य। वस्तु विनिमय पर आधारित था व्यापार वाणिज्य। पैमाने के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, जो संघ का बना हुआ है। लोथल से आतिथ्यदात का पैमाना। व्यापार 1:2:4 अर्थात 16 के गुणज में चलता था। वहीं यहाँ से हमें विदेशी बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं सिंधु घाटी का सभ्यता का व्यापार सर्वाधिक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण या समृद्ध था। अगला प्रश्न देखते तो सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान समाज को क्या प्रमुख देन है या प्रासंगिकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन एवं लोकप्रिय सभ्यता रही है, जिसने समाज पर अत्यंत आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़े हैं। पहला पॉइंट देखें तो भारत का प्रथम नगरीकरण सिंधुवासियों ने ही किया है, अर्थात शहरीकरण सिंधुवासियों ने किया। अगला पॉइंट देखें तो विशिष्ट ग्रिड पैटर्न पर आधारित नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपना नगर इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से विकसित किया था, जिससे हमें वर्तमान समय में एक ग्रिड पैटर्न या शतरंज के रूप में दिखता है। ये मजबूत जल निकासी प्रणाली जो अभी तक हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, एवं स्वास्थ्य चिन्ह का प्रयोग हमें कहाँ से मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। शिव एवं प्रतीक पूजा। शिव यानी प्रतीक पूजा का अर्थ क्या है, तो पशुपतिनाथ शिव की मोहर, अनेक मिट्टी निर्मित शिवलिंग प्राप्त होते हैं। नंदी त्रिशूल की पूजा हमें यहाँ से देखने को मिलती है या यहाँ से साक्ष्य देखने को मिलती है। मातृ देवी की उपासना। अनेक प्रजनन की देवियाँ या पृथ्वी माता की मूर्तियाँ जो हमें मातृ सत्तात्मक होने की दावा करती हैं, यहाँ से प्रजनन की देवी की भी हमें साक्ष्य मिलती है, जो मिट्टी जिसके गर्भ से एक पेड़ उगता हुआ दिखाई दे रहा है। यज्ञ परंपरा पर आधारित विद्यमान ये अनेक अग्नि विधिका यहाँ से प्राप्त होती हैं। यज्ञ के परंपरा के साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। तीर्थ स्थल की पवित्रता। धार्मिक अनुष्ठान के लिए सामूहिक रूप से स्नानागार जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। विकसित कुमार छाक जो टोटेदार या चित्राकार मध्यबाण में देखने को मिलते हैं, जो हमें वर्तमान समय में भी अपने बर्तनों पे देखने को मिलते हैं, आगे देखते हैं सूती एवं सूती वस्त्र के साक्ष्य। सूती यानी कपास के में साक्ष्य देखते हैं। अंतिम संस्कार विद्यमानता। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, निपुण समाधिकरण, निपुण रूप से उनका समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण यानी गढ़ों के रूप में उन्हें अपनाना। अगला एक प्रश्न आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण स्पष्ट कीजिए। पहला ही प्रश्न आता है आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत। ये किसने दिया था, गार्डन चाइल्ड है मार्टिमर व्हीलर ने, जिन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन था। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियुपिया लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, हरियुपिया लिखा गया है। यह अमान्य सिद्धांत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था। वहीं वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। बीच में 250 वर्ष का अंतराल आता है, जिसके कारण यह सिद्धांत पूर्णतः खंडित हो जाता है। अगला देखते तो नदियों में बाढ़ का सिद्धांत। ये जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मेके एवं श्री कृपा रंगनाथ राम ने दिया है। ये भी सिद्धांत पूर्णतः अमान्य है, क्योंकि नदियों में बाढ़ आने के कारण
आता तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः समाप्त नहीं होती, बल्कि आंतरिक सभ्यता का भी विनाश ना होता, आंतरिक सभ्यता बची रहती। लेकिन इन्होंने कहा कि नदियों में बाढ़ का आना, ये भी हमें सिद्धांत अमान्य देखने को मिलता है। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन का सिद्धांत ये माधव स्वरूप वर्ष एम जॉर्ज डेल्स ने दिया। अब नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन होगा तो जैसे सभ्यता समग्र होगी, लेकिन इसमें धीरे टाइम लगेगा। लेकिन ये भी सिद्धांत हमें खंडित देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत ये अमलानंद घोष, बीबी लाल या ऑर्लेस स्ट्रीट ने दिया है। ये भी अमान्य है। जलवायु परिवर्तन में लगभग 30 से 40 साल, 50 साल लगते हैं। वही देखा भूगर्भिक परिवर्तन सिद्धांत जयराम सानी एवं रईस महोदय ने दिया। सर्वान क्षेत्र डिडवाना प्लेट विवर्तन से हुआ होगा, लेकिन यह अमान्य है। भूकंप के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, भूगर्भिक परिवर्तन के साक्ष्य में देखने को नहीं मिलते हैं। संक्रामक बीमारी का सिद्धांत मलेरिया एक कैनेडी ने दिया है, जो सर्वाधिक मान्य है। अर्थात इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हमें बीमारी के आधार पर या संक्रामक बीमारी के आधार पर ही देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं भारतीय इतिहास का नेक्स्ट चैप्टर वैदिक सभ्यता का नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।